जी, तो हम फेशियल नर्व को डिस्कस कर रहे थे और फेशियल नर्व में जो है अब हमने इसके पार्ट्स देख रहे थे। लेकिन उससे पहले आप ये फिगर देखें, इससे हम इसके पार्ट समझ लेंगे, पहले हम उनको बुक से रीड करेंगे। सबसे पहले ये पोन्स है, ठीक है। पोन्स में फेशियल नर्व का न्यूक्लियस पड़ा होता है, तो पोन्स से ये निकलती है फेशियल नर्व बाहर। जब ये बाहर निकली है ना, तो इससे जाना होता है ईयर की तरफ, क्योंकि इससे ईयर से गुजरना होता है। तो ये इंटरनल ओकोस्टिक मीटस की तरफ गई है। तो ये वाला जो इसका पार्ट है ना, जो कि पोन से निकल रहा है इंटरनल ओकोस्टिक मीटस तक जा रहा है, इसको कह रहे हैं इंट्राक्रेनियल पार्ट। ठीक है, ये क्रेनियम में है, ये ब्रेन के पास है, तो इंट्राक्रेनियल पार्ट। अब एक दफा जब ये इंटरनल ओकोस्टिक मीटस में इंटर हो गई, तो आगे ईयर में इसका जितना भी पाथवे है वो सब होगा इंट्रा टेम्पोरल पार्ट। सारा टेम्पोरल बोन में ही उसका ये पाथवे है। फिर वो एक दफा स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन की मदद से इस टेम्पोरल बोन से बाहर निकलेगी, हमारी जो स्कल है उससे बाहर निकलेगी, तो उसका बाहर फिर वो पैरोटिड ग्लैंड की तरफ चली जाती है, अपनी पेरिफेरल नर्व्स देती है, अपनी जो है टर्मिनल नर्व्स देती है फेशियल, वो जो फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं उनके लिए। तो वो होता है उसका एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट। जो इसके मेन तीन पार्ट होते हैं, इंट्रा क्रेनियल, इंट्रा टेम्पोरल और एक्स्ट्रा क्रेनियल। अब जो इसका इंट्रा टेम्पोरल पार्ट है ना, उसको फर्दर हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। सबसे पहला वो पार्ट जो कि सारा इंटरनल ओकोस्टिक मीएटस में है, तो जो भी इसका पार्ट इंटरनल ओकोस्टिक मीएटस में, वो सारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद उसका दूसरा पार्ट होता है कि वो मीएटस से निकलती है और जीनू की तरफ जाती है। जीनू होता है ये जो टर्न उसने बनाना होता है, ये वाला। तो ये जो जीनू की तरफ जाती है उसका होता है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट उसका कौन सा है कि जीनू के बाद, ठीक है, यहाँ पर जेनुकुलेट गैंग्लियोन भी पड़ा होता है। उसके बाद ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये हॉरिजॉन्टल सा पार्ट होता है, मतलब उसने टर्न लिया, वो मुड़ी वहां पर, उसने जेनिकुलेट गैंग्लियोन में गई, जेनिकुलेट गैंग्लियोन बनाया, उसके बाद ना उसका हॉरिजॉन्टल सा पार्ट आता है, ऐसे जैसे लेटा हुआ है। उसके बाद उसका फोर्थ पार्ट आता है ना, वो वर्टिकल आता है, ये वाला ऐसे, ठीक है। तो ये चार इसके पार्ट होते हैं जो इंट्रा टेम्पोरल है, और लास्ट में फिर वो एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट दे देती है। तो ये इसी फिगर से अगर आप लोग चाहें तो उसको याद रख सकते हैं। सबसे पहला इंट्राक्रेनियल पार्ट था जो पोन से लेकर इंटरनल ओकोस्टिक मीएटस तक था। उसके बाद जो है वो इंट्रा टेम्पोरल पार्ट था। इंट्रा टेम्पोरल के फर्दर चार पार्ट थे। मीएटल सेगमेंट, मीएटल सेगमेंट यानी कि जो इंटरनल ओकोस्टिक मीएटस के अंदर था। लेब्रिंथाइन सेगमेंट, वो लेब्रिंथाइन वो था जो मीएटस से निकलने के बाद जीनू बनाएगा, टर्न लेगा, ठीक है, उस पूरे को लेब्रिंथाइन कहते हैं। यहाँ पर जीनू बनता है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पर जेनिकुलेट गैंग्लियोन होता है, ये चीज भी याद रखनी है लेब्रिंथाइन में। और लेब्रिंथाइन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो ये जो सेगमेंट है ना, इसका नैरोइस्ट डायमीटर है, सबसे नैरो इसका डायमीटर है। यहाँ पे बोनी कनाल जो है ना, वो भी नैरोएस्ट है इस सेगमेंट में। बोनी कनाल भी नैरोएस्ट है, नर्व का अपना डायमीटर भी नैरोएस्ट है। सबसे ज्यादा चांसेस इस सेगमेंट में होते हैं कि जरा सा एडिमा होगा, जरा सी इन्फ्लेमेशन होगी और ये जो पार्ट है नर्व का, ये कंप्रेस हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा चांसेस कंप्रेशन के इस पार्ट में होते हैं और पैरालिसिस हो जाएगा। इसके अलावा ये शॉर्टेस्ट सेगमेंट भी है नर्व का। तो लेब्रिंथाइन सेगमेंट इतना स्पेशल है, यहाँ पे जिनू भी बन रहा है, यहाँ पे जेनिकुलेट गैंग्लियन भी है, ये नैरोएस्ट भी है, ये शॉर्टेस्ट भी है और ये इजीली कंप्रेस हो सकता है। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है जो ऐसे लेटा हुआ था, ठीक है, वो जीनू से लेकर जेनिकुलेट गैंग्लियन से लेकर वो पायरामिडल एमिनेंस तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल सेगमेंट था। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट को टिम्पैनिक सेगमेंट भी कहते हैं, वर्टिकल सेगमेंट को मैस्टोइड सेगमेंट भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट पे एक्स्ट्रा क्रेनियल था जो स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से निकलने के बाद था और अपनी पेरिफेरल यानी टर्मिनल ब्रांचेस तक था। अब फेशियल नर्व की कुछ ब्रांचेस हैं। जिसको फेशियल नर्व के फाइबर स्टार्टिंग में समझ आ गए थे ना, उसको ब्रांचेस तो बहुत आसान लगेंगी। फाइबर में हमने कहा था एक तो उसने मसल्स को सप्लाई करना होता है, ब्रेंकियल आर्च के मसल को स्पेशल फाइबर थे उसके लिए। इसने टेस्ट सेंसेशन लेकर जानी है, उसके लिए स्पेशल एफरेंट फाइबर थे। इसने लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करना है। इसने जो है वो हमारा जो स्टेपीडियस मसल है उसको सप्लाई करना है। पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक को सप्लाई करना है। तो ये सारी जो इसकी सप्लाई थी ना, तो सबसे पहले इसकी ग्रेट सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व है। ये इसकी नर्व है जो कि सिक्रीटो मोटर फाइबर देगी लैक्रिमल ग्लैंड को मेनली। इसके अलावा नेजल म्यूकोजा के भी कुछ ग्लैंड है, पैलेट के भी ग्लैंड है, लेकिन मेनली लैक्रिमल ग्लैंड को। तो सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व। फिर इसकी नर्व टू स्टेपीडियस है जो अकोस्टिक रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो स्टेपीडियस मसल को सप्लाई करती है। फिर कोडा टेम्पेना, ये कोडा टेम्पेना एक तो करती है कि टेस्ट सेंसेशन इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से। इसके अलावा कोडा टेम्पेना जो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड है ना, उनको सिक्रीटो मोटर फाइबर भी देती है। तो कोडा टेम्पेना के दो फंक्शन है, एक तो जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड है सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, उनको सिक्रीटो मोटर फाइबर भी देगी। दूसरा ये इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से सेंसेशन लेकर जाएगी। और पता है आप लोगों को एमसीक्यू क्या आएगा, कोडा टेम्पेनाई कहां से अराइज करती है? तो कोडा टेम्पेनाई जो है ये मिडल ऑफ द वर्टिकल सेगमेंट। अब ये नर्व्स के सेगमेंट थे ना, फर्स्ट सेगमेंट था इंट्रामिएटल, फिर ये वाला था लैब्रिंथाइन, फिर ये हॉरिजॉन्टल या टिम्पैनिक सेगमेंट था और ये फोर्थ वर्टिकल या मेस्टोइड सेगमेंट था। तो ये जो इसका वर्टिकल सेगमेंट है इसके मिडल में यहां से कोडा टेम्पेनाई राइज करती है, ठीक है। तो कोडा टेम्पेनाई कहां से राइज करती है? मिडल ऑफ द वर्टिकल सेगमेंट से। कम्युनिकेटिंग ब्रांच है जो कि वेगस नर्व के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व है जिसने पिन्ना के मसल्स को या जो भी वहां पे सेंसेशन है पिन्ना की उसको सप्लाई करना है। मस्कुलर ब्रांचेस है स्टाइलोहायोइड के लिए और पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के लिए। और एंड पे पेरिफेरल ब्रांचेस है, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत आपको ब्रांचेस के पता होना चाहिए, हो सकते हैं इनके नाम आपसे पूछ लिए जाए। नेक्स्ट जो चीज करनी है ना इस चैप्टर से वो करना है हमने
ये कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस, ये टेबल करना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेशियल पैरालिसिस के जो कॉजेज है ना वो इसके पार्ट्स के हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले तो कुछ सेंट्रल कॉजेज होंगे, यानी ब्रेन में जो पोन्स में इसका न्यूक्लियस है या जो ब्रेन में से सेंसेशन आनी है उन्हीं का पैरालिसिस हो गया, वो सेंसेशन ही नहीं आ रही, तो सेंट्रल रीजन कोई हो सकती है। अब सेंट्रल रीजन ब्रेन से रिलेटेड क्या हो सकती है, ब्रेन में कोई एप्सिस बन गई है, ब्रेन एप्सिस है, ठीक है, पोन्टाइन में कोई ग्लायोमा बन गया है, पोलियोमाइलाइटिस है, ये मल्टीपल सेक्लोरोसिस है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन एप्सिस, पोन्स में ग्लायोमा बन गया है, पोलियोमाइलाइटिस और मल्टीपल सेक्लोरोसिस। अब आ जाओ इंट्राक्रेनियल। इंट्राक्रेनियल पार्ट कौन सा पार्ट था, जो पोन से निकलने के बाद इंटरनल ओकस्टिक मीटस में इंटर होने से पहले वाला पार्ट था, छोटा सा पार्ट, इंट्राक्रेनियल पार्ट। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अकोस्टिक न्यूरोमा, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो पार्ट होता है ना सेरिब्लोपोन्टाइन एंगल पे होता है। अब आप खुद सोचे कि अभी नर्व पोन से फौरन से निकली है, तो निकलने के बाद वो थोड़ा सा सेरिब्लोपोन्टाइन एंगल से गुजरेगी ना, तो अकोस्टिक न्यूरोमा भी इसी एंगल का ट्यूमर है, तो वो हो सकती है इसकी रीजन। मेनिंजियोमा हो सकता है, कॉन्जेनिटल क्लेस्टियोटोमा, मेटास्टेटिक कार्सिनोमा या मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इसमें एम से मेनिंजाइटिस या मेनिंजियोमा, दोनों चीजें मेनिंजिस से रिलेटेड है। उसके अलावा अकोस्टिक न्यूरोमा, क्लेस्टियाटोमा, ये हमारे ईयर से रिलेटेड है, तो इस तरह से याद कर लें, अकोस्टिक न्यूरोमा, क्लेस्टियाटोमा, ये ईयर से रिलेटेड है। और लास्ट वन आ जाता है मेटास्टेटिक कार्सिनोमा। अब आ जाए इंट्राटेम्पोरल, यानी जो उसका ईयर में पार्ट इंटर हो गया, जो इंटरनल अकोस्टिक मीटस, ये तो बहुत ज्यादा आसान है। ईयर से रिलेटेड चीजें तो बहुत ज्यादा आसान है। इडियोपैथिक में क्या आ जाती है, बेल पॉल्सी, मेलकर्सन सिंड्रोम, दोनों का आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्फेक्शन अब ईयर में कौन कौन सा हो सकता है, एक्यूट ऑपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है, ये सारे इन्फेक्शन है। उसके बाद ट्रोमा कौन कौन सा हो सकता है, ये पता नहीं क्या हाईलाइटर को मसला हो रहा है। ट्रोमा कौन सा हो सकता है, कोई सर्जरी हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ। न्यूप्लाज्म क्या हो सकता है, कोई भी एक्सटर्नल ईयर की, मिडिल ईयर की मैलिग्नेंसी थी, ग्लोमस ट्यूमर हमने पढ़ा था, मिडिल ईयर का एक मैलिग्नेंसी थी, ट्यूमर था। मेटास्टेसिस भी हो सकती है। अब ये सारी हो गई इंट्राटेम्पोरल। इंट्राटेम्पोरल से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शंस बता देने हैं, कुछ कैंसर बता देने, न्यूप्लाज्म, और कुछ इडियोपैथिक काजेज हैं। अब एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट था जो स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से निकलने के बाद था। इसमें क्या हो सकता है, पैरोटिड ग्लैंड की तरफ इसने जाना होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड की कोई मैलिग्नेंसी, पैरोटिड ग्लैंड की सर्जरी हुई थी, पैरोटिड को कोई एक्सीडेंटल इंजरी हो गई थी, या कोई भी न्यूनेटल फेशियल इंजरी हो सकती है। तो ये सारी चीजें होंगी एक्स्ट्रा क्रेनियल पार्ट से रिलेटेड। अब कुछ हमारी सिस्टेमिक डिजीज होती हैं, वो भी इसकी पालसी करा देती हैं, पैरालिसिस करा देती हैं। अब ये कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है जो इसकी वास्कुलर सप्लाई को, इसकी ब्लड सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। डायबिटीज, हाइपोथायरॉइडिज्म, यूरीमिया, पोलियाट्राइटिस नोडोजा, लेप्रोसी, ल्यूकीमिया, तो ये बहुत कॉमन सी डिजीज है, इनके आपने नाम याद कर लेने हैं। आपको काजेज ऑफ फेशियल नर्व पैरालिसिस इनुमिनेट करने के लिए कहा जा सकता है, तो आपको याद होने चाहिए। अब आ जाए बेल्स पॉल्सी की तरफ। बेल्स पॉल्सी क्या होता है, इडियोपैथिक है। पहले तो हमें कंफर्म नहीं है कि ये क्यों होती है, हमने इसकी etiology के लिए कुछ चीजें सोची हुई हैं कि हो सकता है इस वजह से, लेकिन हमें कंफर्म कुछ नहीं है, तो इसलिए इडियोपैथिक है, ठीक है। इसको इडियोपैथिक या पेरिफेरल फेशियल पैरालिसिस भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सेंट्रल से, ब्रेन से या पोन से या फेशियल नर्व के न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है। इसका पेरिफेरल जो फेशियल नर्व के फाइबर है उनको ये डैमेज होता है, तो इडियोपैथिक है और पेरिफेरल है, ठीक है। अच्छा, बहुत सेक्सेस इक्वली अफेक्टेड हो सकती है, मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप में ये हो सकता है, लेकिन इंक्रीजिंग एज में इसका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। ज्यादा ये डायबिटिक्स में होता है और प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। अब इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले वायरल इन्फेक्शन आ जाता है। मोस्ट कॉमन देखा गया कि वायरल इन्फेक्शन स्पेशली एप्स्टाइन बार वायरस के बाद फेशियल पॉलिसी हो जाती है, बेल्स पॉलिसी हो जाती है। वास्कुलर इस्कीमिया, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाता है हेरिडिटरी, फिर ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से बेल्स पॉलिसी हो जाती है। ये सारी इसकी एटियोलॉजी के पॉइंट आ गए। अब आ जाए इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। तो क्लिनिकल फीचर्स ना जिसने समझने हैं उसको, पहले वो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था ना कि पेरिफेरल लेयन में और सेंट्रल लेयन में क्या इफेक्ट होता है, तो वो आपको बताना चाहिए। अब ये पेरिफेरल लेयन है, तो आप खुद सोचिए पेरिफेरल लेयन में क्या होगा, इप्सिलेटरल हाफ है जो फेस का, वो सारा पैरालाइज हो जाएगा, इप्सिलेटरल, ठीक है। तो क्या होगा, अब मैंने कहा पूरा फेस, तो फोरहेड भी इफेक्ट होगा, हमारी आई भी इफेक्ट होगी, हमारा ओरल कैविटी मतलब वो जो लिप्स हैं वो भी इफेक्ट होंगे, तो इप्सिलेटरल पूरा फेस इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो पेशेंट अपनी आंख बंद नहीं कर सकता, अनएबल टू क्लोज हिज आई। जब अनएबल टू क्लोज हिज आई है और वो अपनी आंख बंद करने की कोशिश करेगा, तो आंख उसकी आईलिड तो खुली रहेगी, लेकिन जो उसका आई बोला है वो अपवर्ड चला जाएगा और आउटवर्ड चला जाएगा। इसको कहते हैं बेल फिनोमिना, तो उसमें बेल फिनोमिना होगा, ठीक है। उसके बाद उसका मुंह भी सही से बंद नहीं हो रहा, तो जो स्लाइवा है उसके मुंह से गिरता रहेगा, ड्रिबलिंग होती रहेगी एंगल ऑफ माउथ से। फेस उसका बहुत एसिमेट्रिकल हो जाएगा। अब आंख उसकी खुली रहती है तो आंख से पानी आना शुरू हो जाएगा, टीयर्स आते रहेंगे, इसको एपिफोरा कहते हैं। इसके अलावा उसके कान में भी दर्द होगा और उसको नॉइस के लिए बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका अकोस्टिक रिफ्लेक्स खत्म हो गया है, क्योंकि अकोस्टिक रिफ्लेक्स जो था वो फेशियल नर्व की वजह से था। अकोस्टिक रिफ्लेक्स उसको नॉइस से बचाता था, वो खत्म हो गया, तो उसको बहुत ज्यादा नॉइस से इंटॉलरेंस हो जाएगी। लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन होगी, क्योंकि कोडा टेम्पेनाई जो थी वो टेस्ट सेंसेशन लेकर जा रही थी, ठीक है। तो ये सारी आपने आसान सी चीजें हैं, और इसमें एक फिगर होती है,
ये वाली अगर आप याद रखें तो आपको इसको क्लिनिकल फीचर खुद याद रह जाएंगे। लॉस ऑफ रिंकल्स होगा फोरहेड से रिलेटेड, आंख आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाना, आंख बंद नहीं हो रही तो टीयर फ्लो कर रहे हैं आंख से, एपिफोरा को कहते हैं। नेजोलेबियल फोल्ड का भी वो भी लॉस हो गया है, ठीक है। मुंह से क्या हो रहा है, स्लाइवा ड्रिबल करता जा रहा है, वैसे पूरे का पूरा फेस सिमेट्रिकल हो गया है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपने बेल्स पॉलिसी में। इसके अलावा एक बेल फिनोमिना होता है। बेल फिनोमिना क्या होता है कि जब वो इस तरह से अपनी आंख बंद करते हैं ना तो उसकी आंख तो बंद नहीं होती लेकिन उसका आईबॉल है वो अपवर्ड और आउटवर्ड चला जाता है, इसको बेल फिनोमिना कहते हैं, ठीक है। ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर है। उसके बाद इसका डायग्नोसिस आ जाता है। डायग्नोसिस इसका एक्सक्लूजन से बनता है। एक्सक्लूजन का क्या मतलब है कि जब पेशेंट हमारे पास फेशियल पैरालिसिस से आएगा ना, हमें जितने भी फेशियल पैरालिसिस के कॉजेस पता है हम सारे रूल आउट करना शुरू कर देंगे। तो जब कोई भी कॉज सारे रूल आउट हो जाएंगे, उनमें से कोई भी रीजन नहीं निकलेगी, तो फिर एंड पे हम कहेंगे कि फेशियल बेल्स पॉलिसी है। तो एक्सक्लूजन से इसका बनता है डायग्नोसिस, ठीक है। इसके अलावा इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हो सकती हैं, एक्सरे स्टडी करानी है हमने, एग्जामिनेशन हमने हेड एंड नेक का करना है, इसका एग्जामिनेशन हो गया। इन्वेस्टिगेशंस में क्या करना है, एक्सरे स्टडी करनी है, ब्लड टेस्ट कराने हैं, ब्लड काउंट कराने हैं, पेरिफेरल स्मीयर देखना है, ईएसआर देखना है, ब्लड शुगर और सीरोलॉजी देखनी है किसी सिस्टेमिक इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा इसकी इन्वेस्टिगेशन में नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट भी आ जाता है। नर्व एक्साइटेबिलिटी टेस्ट करना होता है और टोपो डायग्नोसिस करना होता है। टोपो डायग्नोसिस होता है कि साइट के हिसाब से हमें पता चल जाता है कि कौन सी साइट पे लेजन हुआ है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में हमने ईयर का एग्जामिनेशन करना है, हेड एंड नेक का एग्जामिनेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन इतनी सारी मैंने आपको बता दी है। अब आप आ जाए इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका कुछ जनरल है और कुछ मेडिकल है, फिर सर्जिकल है। जनरल में क्या कराना है, पेशेंट को रियश्योर कराना है। उसके जो ईयर में हमने कहा था उसकी ईयर पेन भी होगी, उसके लिए उसको एनाल्जेसिक्स देने हैं। उसकी आंख जो बंद नहीं हो रही इसकी वजह से उसको कॉर्नियल इन्फ्लेमेशन, कॉर्नियल अल्सर हो सकते हैं, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है। फिजियोथेरेपी करानी है, मसाज कराना है मसल्स का, क्योंकि फेस के मसल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। और ये जो फिजियोथेरेपी होती है ना, इससे ये नहीं होता कि उसका मसल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएगा, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए होता है पेशेंट को। मेडिकल में देखा जाए तो स्टीरॉइड देने होते हैं। स्टीरॉइड इतने ज्यादा बेनिफिशियल तो नहीं साबित हुए लेकिन फिर भी हम स्टीरॉइड देते हैं। प्रेडनिसोलोन हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये याद रखना है। पूछा जा सकता है कि बेल्स पॉलिसी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो प्रेडनिसोलोन स्टीरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अब स्टेरॉइड देने का ना थोड़ा मैकेनिज्म समझ लें, थोड़ा मेथड समझ लें। सबसे पहले तो 1 वीक के लिए पेशेंट को हमने स्टेरॉइड दिए। कितनी डोज में दिए, 1 mg पर kg पर डे, ठीक है। उसको स्टेरॉइड दिए मॉर्निंग और इवनिंग डोजेस में डिवाइड करके। अब उसने पूरे 5 दिन ये स्टेरॉइड लिया। अब हमने देखना है कि क्या इसको कोई फर्क पड़ा है, क्या कोई फायदा हुआ है। अगर तो 5th डे तक भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई रिकवरिंग नहीं हुई, पैरालिसिस कंप्लीट का कंप्लीट है, कुछ रिकवरी नहीं हुई, तो उतनी ही डोज 1 mg पर kg वाली डोज ही हमने कंटिन्यू करनी है अनदर 10 डेज तक। तो 15 दिन हो गए, 5 दिन पहले दिया था, 10 दिन अब दिया, अनदर 10 डे हमने इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद लास्ट 5 डेज में हमने इसको टैपर कर देना है। तो ये टोटल 20 डेज हो गए। फर्स्ट 15 डेज में हमने इतनी ही डोज दी, लास्ट 5 डे में हमने टैपर कर दिया, यानी डोज आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी। तो ये तो था अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुई। उसके बाद वापस आए कि अगर हमने फर्स्ट 5 डे उसको स्टेरॉइड दिए और उसने कुछ इंप्रूवमेंट शो की 5th डे पे, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसका नेक्स्ट 5 डेज में डोज को टैपर कर देंगे। यानी तब उसको सिर्फ 10 दिन स्टेरॉइड देने हैं, उसमें भी फर्स्ट 5 डेज उसको इस डोज से लेने हैं और नेक्स्ट 5 डेज में उसको टैपरिंग डोज देनी है, ठीक है। और अगर रिकवरी नहीं हुई तो 20 डेज से उसको स्टेरॉइड लेने पड़ेंगे। अब स्टेरॉइड जो होते हैं ना, ये हम हर किसी को नहीं उठा के दे देते, इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है क्योंकि इसने आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करना होता है। तो प्रेगनेंसी में हम स्टेरॉइड नहीं दे सकते, डायबिटीज में नहीं दे सकते, हाइपरटेंशन में नहीं देते, पेप्टिक अल्सर अगर किसी को स्टेरॉइड नहीं देते, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में, ग्लूकोमा में स्टेरॉइड नहीं देते, ठीक है। अच्छा, क्रोकोडाइल टीयर्स क्या होता है कि इसी को क्रोकोडाइल टीयर्स जो है आगे बल्कि हम स्टडी करते हैं, अभी इसकी बात नहीं करते। अच्छा, इसके अलावा अदर ड्रग्स, मेन ड्रग तो इसकी स्टेरॉइड थी ना जो ड्रग ऑफ चॉइस थी। अदर ड्रग में वैसोडायलेटर आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, कुछ मास्ट सेल इनहिबिटर्स आ जाते हैं, ये सारी अदर ड्रग्स हैं, ये भी हम दे सकते हैं। सर्जरी में इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, नर्व को डिकम्प्रेस करेंगे क्योंकि नर्व की कंप्रेशन हो सकता है हुई हो, उसका प्रेशर रिलीव करेंगे। इसके अलावा उसकी माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगी जब हम कंप्रेशन को खत्म करेंगे, डिकम्प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यही इसका ट्रीटमेंट है सर्जिकल के, नर्व की डिकम्प्रेशन कर दो। उसके बाद हमने बात करनी है मेलकर्सन सिंड्रोम की। मेलकर्सन सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी एक इडियोपैथिक डिसऑर्डर है, इसका भी कॉज नहीं पता चल रहा है, इडियोपैथिक डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें ना पूरा ट्राइएड आता है। ट्राइएड इसमें क्या आता है, एक तो इसमें फेशियल पैरालिसिस होता है, इसमें लिप्स की स्वेलिंग होती है और इसमें टंग की फिशरिंग हो जाती है। तो 3 चीजें हैं, फिशरिंग ऑफ टंग, लिप्स की स्वेलिंग और फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। FSF या FST। उसके बाद ना ये पैरालिसिस रिकरेंट भी हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका सेम बेल्स पॉलिसी वाला है कि स्टेरॉइड देंगे, थोड़ा उसको रीअश्योरेंस कराएंगे, उसको फिजियोथेरेपी कराएंगे, ईयर की आई की प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है, क्योंकि आंख बंद नहीं हुई थी, ईयर पेन के लिए एनाल्जेसिक्स देंगे, नर्व डिकम्प्रेशन करेंगे, सारा वही ट्रीटमेंट है। अब
नेक्स्ट आ जाता है हर्पीज ज़ोस्टर ओटिकस, जिसको रैमसे हंट सिंड्रोम कहते हैं। रैमसे हंट सिंड्रोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी फेशियल पैरालिसिस होता है। रीजन हमें पता है कि हर्पीज ज़ोस्टर की वजह से हो रहा है। इसमें ना वेजिकल्स बनते हैं, वेजिकुलर रैश बनते हैं, वो पूरे कान में बन जाएंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में भी बनेंगे, पिन्ना पे भी बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें फेस का एनेस्थीसिया हो जाएगा, गिडीनेस और हेयरिंग इंपेयरमेंट भी होगी। तो ये जो आपका प्रोडेम्सी हंट सिंड्रोम है, ये आपके ईयर को भी इफेक्ट कर रहा है, ये आपके फेस को भी इफेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा ये क्या करेगा, आपकी फिफ्थ और एट्थ नर्व को इन्वॉल्व कर लेगा। फिफ्थ नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फेस का एनेस्थीसिया हुआ है कि फेस की सेंसेशन खराब हो गई है। वरना सेवंथ नर्व नहीं है जो फेस की सेंसेशन को कंट्रोल करी है, वो तो फिफ्थ नर्व होती है। तो क्योंकि ये फिफ्थ नर्व को भी इन्वॉल्व करा है तो सेंसेशन गायब। क्योंकि ये एट नर्व को इन्वॉल्व करा है तो हेयरिंग इंपेयरमेंट। इसके अलावा ये फिजिकल रैश बना रहा है पिन्ना में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। इसके अलावा ये फेशियल पैरालिसिस करा रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका भी बेल्स पॉलिसी वाला ही है। चलें जी, ये सारे हो गए फेशियल पैरालिसिस। अब आ जाए जरा ट्रोमा की तरफ। ट्रोमा होता है टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर। टेम्पोरल बोन के ना दो तरह के फ्रैक्चर हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर हो सकता है और दूसरा इसका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर देखेंगे, पेट्रस पार्ट है टेम्पोरल बोन का, तो जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर है वो इस तरह से पैरेलल जा रहा है उसके, और जो ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है ये पेट्रस पार्ट के इस तरह से अक्रॉस जा रहा है, तो अक्रॉस जाएगा तो वो होगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, उसके पैरेलल जाएगा तो वो होगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर। अब इसमें से बहुत ज्यादा आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जो फेशियल पाल्सी है यानी फेशियल नर्व के डैमेज का ज्यादा खतरा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में होता है। तो जो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है ना, ये वाला जो मैंने कहा था अक्रॉस जाएगा, इसमें ज्यादा खतरा है कि फेशियल नर्व का डैमेज हो जाए। इसकी ना सारी जो चीजें आपने टेबल से याद रखनी है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर की भी और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की भी। ये वाला टेबल इंतहाई ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। सबसे पहली चीज तो वही जो मैंने बताया कि फेशियल नर्व ज्यादा कॉमनली किसमें पैरालिसिस होता है, फेशियल नर्व का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में। उसके बाद ट्रांसवर्स फ्रैक्चर वैसे नॉर्मली लेस कॉमन है, फ्रैक्चर ये लेस कॉमन है, लेकिन अगर ये हो जाएगा तो बहुत चांसेस है कि फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जाएगा। होता है किस तरह से, अक्रॉस द पेट्रस देखा था ना हमने, ट्रांसवर्स जो था वो अक्रॉस द पेट्रस था और जो लॉन्गिट्यूडनल है वो पैरेलल टू द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन था। ट्रांसवर्स में जो हेयरिंग लॉस होता है ना वो सेंसी न्यूरल होता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ आपकी लैब्रिंथ को अफेक्ट करता है, यहाँ आपकी नर्व को अफेक्ट करता है, तो इन दोनों केसेस में सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। लॉन्गिट्यूडनल में हेयरिंग लॉस जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है या ओसिकल्स को, तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये नर्व का पैरालिसिस बहुत कम कराता है, 20% केसेस में कराते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो इसकी याद रखनी है। अब ना पता है कैसे याद रखना है, ट्रांसवर्स में एस आ रहा है तो एस से रिलेटेड याद रखो स्वेयर। ट्रांसवर्स में सारी चीजें स्वेयर है। पहले तो ऐसे याद रखो कि ये स्वेयर है क्योंकि ये फेशियल नर्व की पैरालिसिस करा देता है, ये स्वेयर है क्योंकि ये सेंसी न्यूरल हेयरिंग लॉस करा देते हैं, ये स्वेयर है क्योंकि यहाँ तो ये एट्थ नर्व को अफेक्ट करते हैं या लैब्रिंथ को, ये स्वेयर है क्योंकि हाँ यहां तक स्वेयर खत्म हो गया। अब ऐसे से याद रखो कि ओसिपिटल ब्लो, पीछे से अगर कोई ब्लो करेगा ना ओसिपिटल, तो फिर ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है। तो ऐसे ही ओसिपिटल आ गया। उसके बाद ऐसे याद रखो कि रन अक्रॉस द पेट्रस, ये फ्रैक्चर अक्रॉस द पेट्रस आता है। ऐसे याद रखो कि ये लेस कॉमन है। तो पूरे का पूरा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ओके हो गया। ब्लीडिंग ईयर में एब्सेंट होती है, ये भी ऐसी हो गया, ईयर से कभी भी ब्लीडिंग नहीं होगी ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में। अब आ जाओ लॉन्गिट्यूडनल की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा कॉमन है। लॉन्गिट्यूडनल में प्राइटल ब्लो, अगर साइड से कोई मारेगा तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्चर होगा, ये पैरेलल टू द पेट्रस बोन होगा। ये कॉमन होता है कि ईयर से ब्लीडिंग हो। क्यों? क्योंकि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज करता है। अब क्योंकि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को डैमेज करता है तो जो हेयरिंग लॉस है वो भी कंडक्टिव होता है। इसमें वर्टाइगो जो है वो लेस ऑफन है और उसमें जो वर्टाइगो है वो ज्यादा कॉमन है ट्रांसवर्स वाले में, क्योंकि वो स्वेयर था ना, हमने ऐसे याद रखा था। और फेशियल पैरालिसिस भी लॉन्गिट्यूडनल में बहुत कम होता है। तो ये सारा हमने फ्रैक्चर भी देख लिए, बेल्स पॉल्सी भी देख ली। अब जो नेक्स्ट चीज हमने देखनी है ना वो लोकलाइजेशन देखनी है फेशियल लेजन की। तो ये मैं आपको लास्ट वीडियो में करा चुकी थी कि अगर फेशियल पैरालिसिस सेंट्रल हुआ है तो कॉन्ट्रालेटरल साइड फेस की उसका लोअर हाफ पैरालाइज होगा। अगर फेशियल पैरालिसिस पेरिफेरल हुआ है तो इप्सिलेटरल पूरे का पूरा फेस हाफ जो है वो पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था क्रोकोडाइल टीयर एंड पे बताऊंगी, तो ये क्रोकोडाइल टीयर देख लें आप। क्रोकोडाइल टीयर क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब कोई खाना खाना शुरू करता है ना, अब ये देखेंगे यूनिलेटरल लैक्रिमेशन शुरू हो जाती है, आंखों से ना आंसू आना शुरू हो जाते हैं, पानी आना शुरू हो जाता है जैसे वो खाना खाता है, मैस्टिकेशन करता है, तो इसको कहते हैं क्रोकोडाइल ईयर, मगरमच्छ के आंसू। कि भाई एक तो तुम खाना खा रहे हो, ऊपर से तुम रो रहे हो। होता ये क्यों है? क्यों वो जैसे मैस्टिकेशन स्टार्ट करता है उसके लैक्रिमेशन क्यों स्टार्ट हो जाती है? ये इसलिए होता है क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है ना वो उनमें फॉल्टी रीजनरेशन हो गई है, उनकी रीजनरेशन फॉल्टी हो गई है। अब उन्होंने स्लाइवरी ग्लैंड की बजाय लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो होना तो ये चाहिए था कि जब वो खाना खा रहा है उसकी स्लाइवा की सिक्रीशन होती, क्योंकि फेशियल नर्व जो है ये अपने फाइबर सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल ग्लैंड को दे रही थी, तो उनकी एक्टिवेशन होती, स्लाइवा की सिक्रीशन होती। लेकिन अब हो ये रहा है कि जब वो खाना खा रहा है उसकी लैक्रिमल ग्लैंड में से पानी आ रहा है।
है, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर। इसको ठीक कैसे करते हैं? इसको ठीक करते हैं सुपरफिशियल पेट्रोजल नर्व की सेक्शन कर देते हैं या टिम्पैनिक न्यूरेक्टमी कर देते हैं। एक फ्रेज सिंड्रोम भी होता है। फ्रेज सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब वो खाना खाना शुरू करता है उसको स्वीटिंग शुरू हो जाती है, गस्टेटरी स्वीटिंग। वो गस्टेटरी लैक्रिमेशन था, ये गस्टेटरी स्वीटिंग है। स्किन उसकी फ्लशिंग हो जाएगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा, स्वीटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए पैरोटिड सर्जरी करते हैं। ये आपने वैसे डिटेल में ओरल कैविटी वाले सेक्शन में भी पढ़ना है, थ्रोट में। ठीक हो गया। क्रोकोडाइल टीयर्स भी देख लिए। उसके बाद जो है ये जो सारी चीजें थी ना, ये सारे थे कि टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं। टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको बताने की जरूरत नहीं, वैसे आपको पहले से ही आते हैं। टोपो डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे याद रखो कि कौन कौन सी चीजें थी जो फेशियल नर्व कंट्रोल करी थी, वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। पहले हम शिमर टेस्ट करेंगे। शिमर टेस्ट में रिड्यूस लैक्रिमेशन आएगी क्योंकि फेशियल नर्व लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करी थी। दूसरा स्टेपिडियल रिफ्लेक्स चेक कराएंगे। स्टेपिडियल रिफ्लेक्स पूरा होगा, लोस्ट होगा क्योंकि स्टेपिडियस मसल को वो सप्लाई करी थी। टेस्ट करेंगे। टेस्ट सेंसेशन गायब होगी इंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग से। स्लाइवरी फ्लो करेंगे। स्लाइवा फ्लो खत्म हो चुका होगा क्योंकि सब मैंडिबुलर ग्लैंड को सप्लाई करी थी। उसके बाद एक्सपोयर नहीं, सॉरी, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन। अगर फेशियल पैरालिसिस किसी को हो गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? सबसे पहले तो हो सकता है उसकी रिकवरी इनकम्प्लीट हो, वो पूरी की पूरी रिकवरी ना करे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है उसको एक्सपोयर केराटाइटिस आ जाएगी। तो बहुत आसान है ना एक्सपोयर केराटाइटिस। उसकी आंख बंद नहीं हो रही थी, आंख बंद नहीं हुई थी तो कॉर्निया बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो गया। कॉर्निया को सीधा आके ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस होगी तो बाद में उसकी अल्सरेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। सिनकाइनेसिस क्या होता है? मैस मूवमेंट। जब पेशेंट जो है वो अपनी आंख बंद करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? उसका कॉर्नर ऑफ माउथ भी ट्विच करता है और पूरे का पूरा उसका ना मुंह मूव करना शुरू करता है, तो उसको कहते हैं सिनकाइनेसिस, मैस मूवमेंट। टिक्स एंड स्पैज्म क्या होते हैं कि नर्व ठीक तो हो गई है लेकिन अब ये हुआ है कि उसको इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते रहते हैं उसके फेस पे, इसको कहते हैं टिक्स एंड स्पैज्म। कॉन्ट्रैक्चर भी वही चीज है कि उसकी मूवमेंट होती रहती है। क्रोकोडाइल टीयर और फ्रीज सिंड्रोम मैंने बता दिया, नर्व ठीक तो हो गई लेकिन अब साथ ये मसले हो गए, ठीक है। और इसके अलावा हमें कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती है कि हमें उसको साइकोलॉजिकली बाद में भी हमने उनको सपोर्ट करना होता है, वो परेशान ना हो, ठीक है। चले जी, आगे जो है वो फिशरी लव का चैप्टर खत्म हो गया है, तो अब हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट।